Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. पूरे वर्ल्ड में जो बिटकॉइन की होल्डिंग है सबसे ज़्यादा जिस बंदे के पास है उसका नाम है सातोशी नाकामोटो। उसके पास पूरे वर्ल्ड के 1.1 मिलियन बिटकॉइंस हैं उसके पास, एंड उनकी आज वैल्यू है $120 बिलियन। और वो इतने बिटकॉइन से जो है पूरे वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आ जाता है सातोशी नाकामोटो। बट फैक्ट की बात तो ये है कि उसने आज तक उसमें से ना एक भी बिटकॉइन यूज़ करा है, और ना ही उसकी आइडेंटिटी आज तक रिवील हुई है कि वो कौन है सातोशी नाकामोटो। मतलब ही इज़ अ पर्सन, सिंगल पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल। तो आइए जानते हैं द मिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन। 2010 में अगर जो हमने एक ज़मीन में 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो आज उस ज़मीन का प्राइस होता लगभग 15 से 20 लाख रुपए। बट वहीं अगर जो हमने 2010 में बिटकॉइन में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आप सोच भी नहीं सकते कि उसका जो प्राइस होता आज वो होता 10,000 करोड़ रुपए। इतना बिटकॉइन का रिटर्न है पिछले इतने सालों में। बट इतना रिटर्न देने के बाद भी गवर्नमेंट जो है वो क्यों बिटकॉइन को बैन करती है या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? ये तो हम सभी को पता है कि मनी इक्वल्स टू वैल्यू। मतलब आप अगर किसी भी चीज़ के पैसे दे रहे हो तो वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तभी आप उस चीज़ को परचेस कर रहे हो या फिर उसके बदले आप उसको मनी दे रहे हो। बट आज से 8,000 साल पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। मतलब एंशिएंट टाइम में पीपल जो है वो बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे। बार्टर सिस्टम से हम समझते हैं जैसे ए पर्सन के पास 1 किलो राइस है और बी पर्सन के पास 1 किलो वीट है, तो वो दोनों इक्वल एक्सचेंज करते थे और अपनी अपनी नीड के हिसाब से उस सिस्टम को बोलते थे बार्टर सिस्टम, क्योंकि पहले करेंसी सिस्टम नहीं हुआ करता था। फिर बार्टर सिस्टम का क्या था कि एक ड्रॉबैक भी था। मतलब जो बार्टर सिस्टम है उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि जैसे मान लो ए पर्सन के पास काऊ है और बी पर्सन के पास डॉग है। अब जो ए पर्सन है उसको डॉग चाहिए और बी पर्सन को जो है काऊ चाहिए, तो वो दोनों एक्सचेंज तो कर लेंगे बट उसमें इक्वालिटी नहीं रहेगी, क्योंकि जो काऊ है उसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है और जो डॉग है ऑब्वियसली उसकी वैल्यू जो रहती है वो कम रहती है। तो इसलिए जो है वो बार्टर सिस्टम कुछ टाइम बाद ऐसे बंद हो गया। फिर लोग जो है प्रीशियस मेटल्स में ट्रेड करने लगे, जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, डायमंड। तो उसमें क्या है कि फिर फेयर वैल्यू एक्सचेंज होने लगा। मतलब पहले के एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ए पर्सन के पास काऊ है और बी पर्सन को डॉग चाहिए, तो जो ए पर्सन है वो अपनी काऊ के लिए 10 गोल्ड कॉइन ले लेगा और जो बी पर्सन है वो अपने डॉग के लिए 2 गोल्ड कॉइन ले लेगा। इससे इक्वल एंड फेयर ट्रेड होने लगा। बट गोल्ड एंड ये जो प्रीशियस मेटल्स में जो ट्रेड होने लगे थे इनसे जो है फिर थोड़ा खतरा भी बढ़ गया। लाइक उनको थोड़ा कैरी करना भी थोड़ा मुश्किल था, इतना गोल्ड एक साथ अपने रखना। फिर जो है गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट ने पब्लिक को बोला कि आप जो है अपना गोल्ड हमारे पास जमा कर दीजिए और हम आपको एक रिसिप्ट देंगे जो कि पूरे कंट्री में ट्रेड कर सकते हो आप। एक रिसिप्ट या फिर एक करेंसी सिस्टम समझ लो। वैसे करेंसी सिस्टम जो है उसके बाद आया था, बट वो रिसिप्ट देते थे जिससे आप जो है पूरी कंट्री में फेयर ट्रेड कर सकते हैं, कुछ भी सामान ले सकते हैं। उसके बदले में वो रिसिप्ट जो है पूरे देश में चली। फिर कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि जो है हमारे पास इतना गोल्ड रिजर्व है नहीं, तो हम लोगों को अनलिमिटेड रिसिप्ट प्रिंट करके देनी पड़ेगी या फिर ऐसा कुछ। तो फिर गवर्नमेंट ने जो है गोल्ड स्टैंडर्ड का दी एंड कर दिया। तो उसके बाद गवर्नमेंट एंड पब्लिक ट्रस्ट पे जो है करेंसी सिस्टम लाया गया। मतलब गवर्नमेंट ने करेंसी प्रिंट करी जिसको पूरे देश में एक्सेप्ट किया गया, जिसके बाद उस करेंसी से आप फेयर वैल्यू एंड फेयर एक्सचेंज कर सकते हैं पूरे देश में और उसको एक्सेप्ट करा जाएगा। और गवर्नमेंट के प्रॉमिस के ऊपर ही जो है वो करेंसी जो है पूरे कंट्री में माना जाएगा। इसलिए आप देखते होंगे कि आज भी जो है आरबीआई के गवर्नर के साइन रहते हैं जो भी करेंसी होती है उसके ऊपर, और एक प्रॉमिस लिखा होता है कि मैं धारक को इतने इतने पैसे अदा करूँगा। फिर इस चीज़ से क्या हुआ कि आगे जाके गवर्नमेंट के हाथ में पूरा कंट्रोल आ गया। करेंसी मतलब मनी सिस्टम का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास आ गया। फिर गवर्नमेंट्स जो बैंक्स थी वो पब्लिक को लोन देने लगी और लोन पे जो इंटरेस्ट मिलता था उससे ही बैंक्स चलती थी। बट उस चीज़ का एक बहुत बड़ा मतलब जो बैंक्स होती है उनका बहुत बड़ा एक लूप होल होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कोई ए पर्सन है, उसने बैंक में 5 लाख रुपए डिपॉजिट करे
और फिर कोई बी पर्सन आया, वो बैंक से लोन मांगने आया 5 लाख रुपए का, क्योंकि उसको कार लेनी थी। तो जो बैंक है वो आपके 5 लाख रुपए वो बी पर्सन को एज अ लोन दे देगी। तो फिर जो है वो बी पर्सन वो कार ले लेगा, और जो कार कंपनी होगी उसका भी अकाउंट जो है सेम बैंक में होगा। तो वो वापस जो है 5 लाख रुपए उस बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, और फिर जो 5 लाख रुपए है बैंक वापस एज अ लोन किसी और सी पर्सन को दे देगी। ऐसे ही ये 2-3 टाइम्स ये साइकिल चलता है, और बैंक इस एज्यूप्शन पे चलती है कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी उनको लोन दिया, मतलब जितने लोगों को उन्होंने लोन दिया है वो सारे लोन चुकता कर देंगे, और जितने भी डिपॉजिट्स हुए हैं वो लोग सारे एक साथ अपना विड्रॉल लेने नहीं आएंगे। इसी एज्यूप्शन पे बैंक चलती है, और जितना जो उनके पास ओरिजिनल अमाउंट होता है उससे ज़्यादा वो लोन दे देती है। बट यही चीज़ जो है बैंक के लिए जो है बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर पैदा करती है, क्योंकि मान लो अगर जिन लोगों को बैंक ने लोन दिया अगर वो लोन दे दें तो फिर तो अच्छी बात है, फिर तो बैंक चलेगी। बट अगर मान लो वो लोग ने वापस लोन नहीं दिया तो फिर तो बैंक के दिवालिया निकल जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने डिपॉजिट करे थे उससे कहीं 2-3 टाइम्स तो ज़्यादा बैंक्स लोन दे देती हैं। इसलिए बैंक्स के लिए काफ़ी बहुत बड़ा रिस्क वाला फैक्टर बन जाता है। और अगर कंट्री की मेजर बैंक्स अगर कोलैप्स हो जाए तो उसमें जो है पूरी कंट्री में भी एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है, क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ है था 2008 में यूएस के अंदर, जहां यूएस बैंक्स ने जो है लोगों को होम लोन दिए थे। इन लोगों को होम लोन दिए थे वो वापस चुकता कर नहीं पाए, क्योंकि उस टाइम वो जो बैंक्स थे उन्होंने ये चेक करके होम लोन नहीं दिए कि जो लोग हैं जिनको होम लोन दे रहे हैं वो वापस रिटर्न कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उनकी उतनी कैपेबिलिटीज़ है या नहीं है, ऐसा कुछ भी चेक नहीं करा उन्होंने। और खुद के फ़ायदे के लिए जो है उन्होंने बिना ये चेक करे लोन दिया। तो जो बैंक्स है उन्होंने यही बड़ा चढ़ा कर जो है लोन दिया लोगों को अपने अपने खुद के लालच के लिए, कि मतलब उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनको इंटरेस्ट मिलेगा। बट हुआ क्या एट द एंड कि वो जो लोग हैं वो लोन नहीं दे पाए, और बैंक्स ने ये बड़ा चढ़ा कर दिखाया कि लाइक जो रेटिंग्स देने वाली कंपनीज होती है उनको, कि हमने जो है इतने इतने रेवेन्यू का हम मतलब इतने पैसों का इतने रेवेन्यू का हमने बिजनेस कर दिया है। तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के इन्वेस्टर वगैरह थे उनसे भी जो है पैसा अपनी बैंक्स में इन्वेस्ट करवा लिया। अब क्या हुआ कि एट द एंड जो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था वो बबल फूट गया। अब जो लोग होम लोन जिन्होंने ले रखा था वो तो दे नहीं पाए, और होम लोन का पैसा वापस कर सकते थे जो लोग लोन चुका सकते थे वो भी नहीं चुका पाए। वो क्यों नहीं चुका पाए? क्योंकि बैंक्स ने जो है इन्वेस्टर से पैसे इन्वेस्ट अपनी बैंक्स में करवाए थे। अब वो इन्वेस्टर्स कौन थे? वही इंडस्ट्रीज चलाने वाले, और वो इंडस्ट्रीज चलाने वालों को उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही थी, तो वो क्या कर रहे थे कि वो जो वर्कर्स हैं जो उनकी इंडस्ट्रीज़ में जॉब करते हैं उनको वो फायर कर रहे थे, मतलब वो उनको जॉब से निकाल रहे थे। तो जो लोग होम लोन चुका पाते थे, जो जॉब करते थे वो भी नहीं चुका पा रहे थे। तो यही होता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब पूरा की पूरा मतलब जो सिचुएशन होती है वो थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल रहती है और थोड़ी कंट्रोल के बाहर रहती है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी नहीं रहती। तो इस फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या होता है कि जो है डिमांड कम हो जाती है और जो सप्लाई होती है वो बढ़ जाती है। मतलब जिन लोगों ने ये चाहा कि वो होम लोन चुकाएं अपना घर बेच के, वो भी नहीं चुका पा रहे थे, क्योंकि सप्लाई बढ़ने की वजह से जो है वो घरों के प्राइस कम हो गए थे, तो वो उन घरों को बेच के भी होम लोन नहीं चुका पा रहे थे। तो जो बैंक्स हैं उन्होंने जो है पूरी कंट्री के लोगों को एक बुरी तरीके से फंसा रखा था। और उन्होंने ऐसा क्यों करा? अपने लालच के लिए। मतलब उन्होंने जो है बिना चेक करे लोन दिया कि लोग हैं जिनको वो होम लोन दे रहे हैं या फिर किसी भी तरह का लोन दे रहे हैं वो वापस रिटर्न कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और बैंक्स ने ऐसा क्यों करा? खुद के लालच के लिए। और जो बिजनेसेस हैं, जो पावरफुल लोग हैं, एलिट्स लोग हैं, उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि उनमें जो है उनको इंटरेस्ट मिल रहा था, जो बैंक्स में डिपॉजिट थे उन लोगों के उनको इंटरेस्ट मिल रहा था। बट इसमें सफ़र कौन कर रहा था? पुअर लोग जो पॉवर्टी में हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। वो उनकी नौकरी चली गई, जिन कुछ लोगों के घर चले गए। 2008 में यूएस के अंदर जो है एक रात में कुछ 10 मिलियन लोग जो थे वो बेघर हो गए थे। तो उसी बीच एक नाम आता है जिसे हम
आज भी जानते हैं, सातोशी नाकामोटो। और ये जो बंदा है उस क्राइसिस में, पता नहीं उस क्राइसिस में ये शिकार बना, हर्ट हुआ, कुछ हुआ, इसको बहुत बुरा लगा उस क्राइसिस के। और तो जो ये सातोशी नाकामोटो है, इसने यही सोचा था कि वो ऐसी ग्लोबल करेंसी बनाएगा जिसमें ना गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, ना बैंक्स का होगा, ना बिजनेसेस का होगा, किसी का कंट्रोल नहीं होगा। कोई भी इसे जो है यूज़ कर सकता है, ट्रांजैक्शन कर सकता है, और फिर ऐसा कोई क्राइसिस कभी ना आएगा। बट ये तो सोचने वाली बात है कि उसको भी पता था कि अगर कोई ऐसी करेंसी लॉन्च करूँगा जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो, तो गवर्नमेंट या फिर कोई पावरफुल एलाइट लोग क्यों क्यों चाहेंगे कि ऐसी कोई चीज़ लॉन्च हो। तो अगर वो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करते हुए उसकी आइडेंटिटी रिवील कर देता है, तो ये उसकी जान के लिए खतरा है। और तभी जो है सामने आया एक इंसान जो कि है विकीलीक्स। विकीलीक्स ने बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया, उसने बिटकॉइन में डोनेशन लिया। और उसने ऐसा क्यों करा? क्योंकि उसको जो है पेपाल, मास्टर कार्ड, वीज़ा, इन सब इन सब से जो है ट्रांजैक्शन जो है गवर्नमेंट ने बैन कर दिए थे। तो उसके बाद जो है विकीलीक्स ने बिटकॉइन में डोनेशन लिया, और उस पे जो है गवर्नमेंट जो है वो और भड़क गई, क्योंकि उन्होंने जो है ऑलरेडी तो उसको पहले पेपाल, मास्टर कार्ड या फिर बैंक से जो है उसको बैन कर दिया था ट्रांजैक्शंस वगैरह, क्योंकि वो थोड़ा एज अ क्रिमिनल वर्क था उसका, तो उस वजह से। बट फिर जो है ग्लोबल करेंसी होने की वजह से गवर्नमेंट जो है कंट्रोल नहीं कर सकती उसको कि वो डोनेशन ना ले, या फिर उसको किसी तरह से बैन नहीं कर सकती कि अब बिटकॉइन तो ग्लोबल करेंसी है तो उसको बैन कैसे करेगी। तो तभी जो है सांतोशी नाकामोटो ने खुद की लाइंस में बोला था कि आई वुड हैव बीन नाइस टू गेट दिस अटेंशन इन एनी अदर कॉन्टेक्स्ट. WikiLeaks has kicked the hornet's nest and the swarm is headed toward us. मतलब सातोशी नाकामोटो का ऐसा कहना था कि अगर बिटकॉइन को इस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि एज अ मतलब पहला ही वो जो ऐसा बंदा था जो कि क्रिमिनल था, विकीलीक्स, तो उसने जो है बिटकॉइन को ऐसे एज ए डोनेशन एक्सेप्ट करा, तो इससे जो है गलत इफेक्ट पड़ा, और जो गवर्नमेंट है वो सातोशी नाकामोटो के पीछे और हाथ धो के पड़ जाएगी और उसकी जान को खतरा होगा, क्योंकि वो उस चीज़ को बैन नहीं कर सकती, कंट्रोल नहीं कर सकती, और ऐसी चीज़ जिसने बनाई है वो जो है क्रिमिनल्स को सपोर्ट कर रही है, इसलिए उस टाइम पे वो उसके लिए खतरा और बढ़ गया था। बट कुछ टाइम बाद जो है सब नॉर्मलाइज होने लगा, बाकी सारे लोगों ने भी बिटकॉइन को जो है एक्सेप्ट करा, और जो बिटकॉइन है वो एज अ ग्लोबल करेंसी यूज़ होने लगा, काफ़ी लोग उससे ट्रांजेक्शन करने लगे अपने 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 तरीके से। फिर जो है 23 अप्रैल 2011 को जो बंदा है सातोशी नाकामोटो, उसका लास्ट मैसेज आया था। उसके बाद से आज तक उसका कोई मैसेज नहीं है, वो पूरा अनोनिमस है कि वो पर्सन कौन था, ही इज़ अ मैन और गर्ल और ग्रुप ऑफ पीपल और कम्युनिटी, हु नोज। तो फिर सातोशी नाकामोटो ने जो है 23 अप्रैल 2011 को एक लास्ट मैसेज दिया था, आई एम मूव्ड ऑन टू अदर थिंग्स, बिटकॉइन इज़ इन गुड हैंड्स नाउ। तो यही संतोषी नाकामोटो का जो है 23 अप्रैल 2011 को लास्ट मैसेज था।